भगवान जगन्नाथ की इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूं और भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं सबका कल्याण हो और ये देश विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़े। आज हम सब भुवनेश्वर की ऐतिहासिक धरती, जो उड़ीसा आध्यात्मिक धर्म संस्कृति कला कौशल की धरती है, जो सामाजिक न्याय के ध्येय लक्ष्य को पूर्ण करने की धरती है। इस धरती पर हम सब लोग हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं। बाबा साहब ने जो दृष्टि, जो विचार भारत को दिया, दुनिया को दिया, सामाजिक न्याय का विचार, सबकी गरिमा का विचार और सामाजिक न्याय के आधार पर एक समता मूलक समाज बनाने का विचार, और इसी विचार को लेकर भारत ने संविधान की प्रदत्त धाराओं के अंतर्गत और संविधान में निहित अधिकारों के तहत समाज के अनुसूचित जनजाति लोगों के कल्याण के लिए एक संवैधानिक रक्षा और अधिकार का दायित्व भी दिया है। मुझे खुशी है कि आज इसी विषय को लेकर देश की संसद की संसदीय समिति, राज्य विधानसभाओं की अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति एक व्यापक विचार विमर्श के लिए यहां बैठी है। और इस 2 दिन के सम्मेलन में हम आपस में चर्चा कर संवाद कर इस लोकतांत्रिक धरती पर, जो लोकतंत्र के लिए जीवंत धरती रही है, निश्चित रूप से हम समाज के वंचित गरीब व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति, जनजाति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनको सामाजिक लक्ष्य के साथ उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके जीवन में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ताकत देने का काम करेंगे। मुझे आशा है कि इस 2 दिन के सम्मेलन में हम एक समागम और एक समावेशी भारत के निर्माण में किस तरीके से हमारी संसदीय समितियों की भूमिका हो सकती है, जिससे हम लोकतंत्र को सशक्त करते हुए, उनकी भागीदारी को और सशक्त करते हुए, उनके व्यापक कल्याण के विचारों को आगे बढ़ाते हुए समाज की मुख्य धारा में जोड़ना भी, और जो संवैधानिक ताकत अधिकार दिया है उसकी रक्षा करते हुए उन संसदीय समितियों में व्यापक चर्चा कर हम एक ऐसी समावेशी दृष्टि, एक समावेशी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जो हमारे संविधान की मूलधारा समतापूर्वक समाज की है। और इसीलिए ये संसदीय समितियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो नियम कानून, उनकी समीक्षा तो करती है। जो फैसले संसद में होते हैं, जो फैसले विधानसभा में होते हैं, जो विकास की योजनाएं संसद और विधानसभा में बनती है,
संसद विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो बजट आवंटन होता है उसकी समय समय पर समीक्षा करती है। और अभी इसके अध्यक्ष बता रहे थे किस तरीके से प्रशासनिक निर्णयों के अंदर भी, चाहे बैंकिंग व्यवस्था हो, चाहे अन्य पीएसयू हो, और अभी इस विभाग के मंत्री जी ने किस तरीके से SC/ST के जीवन में परिवर्तन करने के लिए अलग अलग योजनाएं मोदी सरकार ने बनाई है। और अभी शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमने अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार और उनके जो संवैधानिक न्याय का अधिकार है, उनके संविधान के न्याय आरक्षण का अधिकार है, उस अधिकार को मिलाने के लिए किस तरीके की संवैधानिक व्यवस्था की है ताकि उनके हक अधिकार को हम सुरक्षित रख सकें। और इसीलिए ये अनुसूचित जनजाति की एक कमेटी, जहां पर बजट आवंटन की समीक्षा करना और बजट आवंटन के माध्यम से जो बजट SC/ST के लिए आवंटन हुआ था उसमें किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ, उसकी समय समय पर समीक्षा करती है, फील्ड में जाकर उसके कामों की समीक्षा करती है और सरकारों को सुझाव भी देती है ताकि सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए, जनजातियों के क्षेत्र के लिए जवाब दे रहे और कार्यपालिका में पारदर्शिता है। इसलिए संसदीय समितियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोकसभा, विधानसभा हमारे चर्चा के केंद्र रहते हैं और लोकसभा विधानसभाओं के माध्यम से ही हमने इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर भारत में एक समतामूलक समाज बनाने के लिए एक लंबे समय तक बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लेकर, एक उनके न्याय के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े हैं। और इसीलिए यह सपना जब ही पूरा होगा जब हमारी प्रतिनिधि संस्थाएं, चाहे संसद हो, विधानसभा हो, पंचायतें हो, उनकी भूमिका बढ़े, उनमें प्रतिनिधित्व, आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन प्रतिनिधित्व के साथ साथ उनके सामाजिक आर्थिक के बदलाव के लिए ये संसदीय समितियां नया इनोवेशन, नए विचार, नए दृष्टिकोण, बदलते हुए भारत के अंदर हम किस तरीके से, कौन सी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि अगर 75 वर्ष बाद भी हम इस समाज के अंदर शिक्षा नहीं पहुंचा पाए, शिक्षा व्यक्ति के निर्माण के साथ उसके जीवन के अंदर नए परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार है। और इसीलिए हमारी संसदीय समितियां, जहां शिक्षा हो, आर्थिक संसाधन हो, अभी हमारे उपसभापति ने सही कहा था, जब तक हम आर्थिक न्याय नहीं करेंगे, उनको रोजगार की दृष्टि से जोड़ना, उनको आर्थिक सशक्तिकरण करना, जब तक हम इस समाज में बदलाव नहीं कर सकते। और इसीलिए ये सम्मेलन आयोजित करने का हमारा लक्ष्य यही है कि संसद की समितियां और विधानसभा की समितियां, जिन राज्यों ने नए इनोवेशन किए, नए रिसर्च किए, इन समितियों के माध्यम से अपने अपने राज्यों के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए। उसके साथ संसद की समितियों ने समय समय पर अपनी निर्णयों और फैसलों के आधार पर
कई प्रशासनिक निर्णय कराएं, कई लोगों को कई नौकरियों के अंदर नियमितकरण करने के साथ उनके अधिकारों को सुरक्षित करने का काम किया है। संसद की समितियों ने जो सिफारिश दी सरकार ने मानी है, और इसी तरीके से राज्य की विधानसभा के अंदर भी हमें इसी तरीके की चर्चा करनी होगी, क्योंकि देश के अंदर संसदीय समितियां दल से ऊपर उठकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करती है। वह इन वर्गों को न्याय दिलाने के लिए, उनके आर्थिक सामाजिक अधिकार सुरक्षित करने के लिए समय समय पर व्यापक चर्चा करती है। और इसीलिए इन संसदीय समितियों के अंदर हम हमारी चर्चा, संवाद और विचार विमर्श को और गहरा मंथन करें। अब समय आ गया है कि हम इस 75 वर्ष की इस लंबी यात्रा के अंदर उनके बजट अनुमानों के आधार पर, उनके प्रशासनिक सेवाओं के आधार पर, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनके लिए क्या क्या हम बदलाव किस किस तरीके से योजनाओं से ला सकते हैं, कौन सी योजनाएं आज की परिस्थितियों के अंदर आवश्यक है और कौन सी योजनाओं में बदलाव लाना है, ये भी संसदीय समितियां सरकार को सुझाव देने का काम करेगी। और इसीलिए इन संसदीय समितियों में 2 दिन में हम अलग अलग ग्रुप में बैठकर हमारे विचार विमर्शों को और आगे बढ़ाएंगे। क्यों बदलती परिस्थिति के अंदर हम देश के अंदर ऐसे युवाओं जो भारत का नेतृत्व दुनिया में करें। और मुझे खुशी है आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के युवा बौद्धिक क्षमता के अंदर, तकनीकी के अंदर, विज्ञान के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर हर क्षेत्र में अलग अलग बिना आरक्षण के मिले हुए भी देश और दुनिया में नेतृत्व कर रहे हैं। और इसीलिए भारत के नौजवानों के जीवन को बदलाव करने के लिए इन संसदीय समितियों के अंदर शिक्षा से लेकर, तकनीकी शिक्षा के लेकर, डिजिटल शिक्षा से लेकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी शिक्षा के अंदर हम सरकारों को सुझाव दें कि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जो प्रौद्योगिकी का युग आ गया है, तकनीकी का युग आ गया है, टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, तो हम शिक्षा के इन मंदिरों को, चाहे कॉलेज हो, विद्यालय हो, उनको कैसे और बेहतर केंद्र बनाएं, उनको और किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करा सके, ताकि वह अपनी बौद्धिक क्षमता के नए इनोवेशन से भारत की प्रगति में योगदान दे सके। और इसी के साथ हमारी महिलाएं भी, चाहे अनुसूचित जनजाति की महिलाओं, उन्होंने देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा प्रतिनिधित्व किया है। आज हमें खुशी है जिस धरती पर हम बैठे हैं वह आदिवासी क्षेत्र से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति बनी, आज भारत का नेतृत्व कर रही है, दुनिया के अंदर भारत के विजन, भारत के दृष्टिकोणों को बता रही है, हमारे लोकतंत्र की ताकत को बता रही है कि गांव में बैठकर एक व्यक्ति सामाजिक न्याय के आधार पर देश का राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बनता है। यह हमारी सामाजिक न्याय के लोकतंत्र की ताकत है। और इसीलिए हमें इन सारे वर्गों को जोड़कर, जब तक अगर हम देश को आगे बढ़ाना है तो हमें पिछड़े, दलित, शोषित व्यक्तियों को आगे बढ़ाना होगा। हमें भारत को अगर समता मूलक देश बनाना है तो हम उनको अधिकार और न्याय की आवश्यकता के अनुसार उनको अधिकार देने होंगे। और इसीलिए ये संसदीय समितियां समय समय पर अपने विधायी अधिकारों और संरक्षण में काम करती है, और जो विधायी अधिकार उनको मिले हैं उनको सुरक्षित करने का काम भी करें। और इस संसदीय समितियां अपने अपने SC ST के लोगों के हितों के लिए प्रभावी उपाय भी करें और उनके लिए उनकी निधियों का समुचित उपयोग हो,
बजट आवंटन की समीक्षा करते हुए जिस विषय के लिए बजट आवंटन हुआ है वह विषय, उन विषय वस्तु में बजट हुआ, लगाए नहीं लगाए। और कई बार हम संसदीय समितियों की समीक्षाओं और विधानसभा की समितियों में देखते हैं बजट आवंटन हो जाता है लेकिन बजट का ठीक से उपयोग नहीं पाता। ये भी हमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इसलिए SC ST के कल्याण की योजनाएं भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, सभी राज्य सरकार और भारत सरकार ने समय समय पर SC ST के कल्याण की योजनाएं भी लागू की। अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे धरती आबा, जनमन, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हर विधानसभा के सदस्य को, हर लोकसभा के सदस्य को उन सारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए और उन योजनाओं के माध्यम से समाज के वंचित व्यक्तियों को कैसे अधिकार दिया जा सकता है। सरकार ने योजनाएं बनाई, बजट दिया है, उनको संवैधानिक अधिकार दिया है, उनको विधायी अधिकार दिया है। समितियों की के केंद्र बिंदु के अंदर उस बजट आवंटन से लेकर, उनके विधायी अधिकार से लेकर, उनके संवैधानिक अधिकार से लेकर तमाम चीजों की समीक्षा करने का काम इन संसदीय समितियों में कर रहे हैं। और इसलिए इस 50 वर्ष के अंदर संसदीय समिति के अंदर अलग अलग अध्यक्षों ने एक अच्छे सुविचारित निर्णय और फैसले किए हैं, जिसके आधार पर कई निर्णय और फैसले सरकारों ने किए, कई निर्णय फैसले राज्य सरकारों ने भी किए। इसलिए संसदीय समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है और इसीलिए संसद और राज्य विधानसभाओं ने मिलकर ये फैसला किया है कि देश के अंदर और राज्य विधानसभाओं के अंदर जितनी भी संसदीय समितियां हैं वह एक जगह बैठकर आपस में विचार विमर्श कर कर उन संसदीय समितियों के कार्यक्रम को और कौशलता से कैसे बढ़ा सकते हैं। हम उन संसदीय समितियों के अंदर जिस राज्य ने अच्छा काम किया है उस राज्य के अच्छे इनोवेशन, अच्छे विचार, अच्छे दृष्टिकोण, अच्छे निर्णय अन्य राज्य कैसे ले सकते हैं। इसलिए राजनीति और लोकतंत्र के अंदर यही हमारी ताकत है, विचारों से अवगत होना, दृष्टिकोण से अवगत होना, अच्छे विचार दृष्टिकोण को लेना, नई टेक्नोलॉजी का अपनाना। और इसीलिए संसदीय समितियों की भूमिका देश में बढ़ रही है, क्योंकि संसदीय समितियां दल से ऊपर उठती है। क्योंकि हम राज्य और लोकसभा विधानसभाओं के अंदर जिस तरीके की चर्चा संवाद होना चाहिए उसकी कमी के बारे में हम सब चिंतित हैं। जो भाषाओं का उपयोग होना चाहिए, जो आचरण व्यवहार का उपयोग होना चाहिए, उसके लिए भी हम चिंतित हैं। इसलिए संसदीय समिति के अंदर हमारी भाषा, हमारे विचार, हमारा दृष्टिकोण दलगत राजनीति से ऊपर होता है। और मैं फिर आग्रह करता हूं, इन संसदीय समितियों के अंदर जो हमारी विचार हमेशा रहा है, जो हमारे संसदीय समितियों के अंदर हमेशा से वर्षों तक मैं देख रहा हूं, मैंने 75 वर्ष की यात्रा के संसदीय समितियों के कई निर्णय और फैसलों को मैंने पढ़ा है। मैं कह सकता हूं एक अच्छे अनुकूल वातावरण के अंदर संसदीय समितियों का बहुत बड़ा योगदान लोकतंत्र में रहा है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये 2 दिन की संसदीय समिति के अंदर कुछ फैसले हो, कुछ निर्णय हो और हम SC ST अनुसूचित जनजाति के लोगों को और न्याय दिला सकें। और जब तक देश को आगे विकसित भारत बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो सारे देश के सभी वर्गों को लेकर चलना होगा। समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों को, जिसमें 75 वर्ष के अंदर हमने काफी उनके जीवन में परिवर्तन किया है, लेकिन हमारा लक्ष्य है जब 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे, सबके जीवन में बदलाव करेंगे और सबको न्याय
और समता मूलक भारत बनाने के संकल्प और विचारों के साथ यहाँ जाएंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है इस धरती से कुछ अच्छे फैसले होंगे, निर्णय होंगे। और इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए मैं यहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और संसदीय समिति के हमारे चेयरमैन जिन्होंने विशेष रूप से रुचि ली, फग्गन सिंह जी कुलेश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।